रिलीजन, धर्म, पंथ, संप्रदाय ऐसे वर्ड्स हैं जो समय की गलियों में गूंजते रहते हैं, चाहे भूतकाल हो, मध्यकाल हो या आधुनिक काल। ये एक जर्नी है, अक्सर मिस्टीरियस सी, रहस्यमय, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बिल्कुल केंद्र में। जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, ह्यूमैनिटी ने, मानवता ने हमेशा सितारों की तरफ देखा है जो हमें प्रेरित करे। हमने इस बड़े से, कभी कभी उलझा देने वाले यूनिवर्स में अपनी जगह पर, संसार में अपने अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये समझने की, मीनिंग की क्वेस्ट, जीवन के वास्तविक अर्थ को जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर गहरी बसी हुई लगती है। ये एक फंडामेंटल पार्ट है जो हमें ह्यूमन बनाता है। रिलीजन की स्टोरी, धर्म की कहानी, पंथ की कहानी या संप्रदाय की कहानी कई तरीकों से ह्यूमैनिटी की ही स्टोरी है। यह एक नैरेटिव है, सर्चिंग और फाइंडिंग की, बिलीविंग की, जीवन जीने के तरीके निर्धारण करने की। आखिरकार हम बिलीव क्यों करते हैं किसी रिलीजन में, किसी धर्म में, किसी पंथ या संप्रदाय में? कैसी क्या चीज है जो हमें खुद से बड़े इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ खींचती है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पर थिंकर्स ने सदियों से सोचा है और अब भी लगातार सोच रहे हैं। इसका जवाब जटिल है, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, हमारे इंटेलेक्ट और हमारे एक्सपीरियंसेस के धागों से बुने हुए। रिलीजन, धर्म, पंथ या संप्रदाय कोई एक चीज नहीं है, ये बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस का एक स्पेक्ट्रम है। यीशु ने ही हमारी सिविलाइजेशंस को शेप किया है, आर्ट्स को इंस्पायर किया है और मुश्किल वक्त में सहारा दिया है। हालांकि ये कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स भी रहा है। इस धर्म के, रिलीजन के ओरिजिन्स को समझना शायद हमें खुद को थोड़ा बेहतर समझने में मदद करता है। ये ऐसे इस प्रोफाउंड जर्नी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। हम देखेंगे कि कैसे रिलीजन ने शायद सबसे पहले हमारे एंशिएंट एंसेस्टर्स के दिलों और माइंड्स में जड़ें जमाई। हम उन फोर्सेस पर विचार करेंगे जिन्होंने इसके अर्ली डेवलपमेंट को शेप किया। रिलीजन का रास्ता लंबा और घुमावदार है, ह्यूमन कंडीशन की इनसाइट से भरा हुआ। हम इमोशनल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में उतरेंगे। ये तीन धागे, भावनात्मक, सैद्धांतिक और व्यावहारिक पहलू, अक्सर आपस में गुंथे होते हैं, जिससे फेथ का, विश्वास का वो खूबसूरत ताना बाना बनता है जो हम दुनिया भर में देखते हैं। ये ओ, फियर, होप और कनेक्शन की, भय, डर, आशा और संबंध की कभी ना खत्म होने वाली खोज की कहानी है। रिलीजन का ओरिजिन कोई सिंपल कहानी नहीं है जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट हो। ये एक नदी की तरह है जिसमें कई धाराएं आकर मिलती हैं। गैप 2S। इन धाराओं में हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी इनेट क्यूरियोसिटी शामिल है। इनमें नेचर की पावरफुल फोर्सेस पर हमारे रिस्पॉन्सेस शामिल हैं। इनमें हमारे सोशल इंटरैक्शंस और कम्युनिटी की हमारी ज़रूरत भी शामिल है। जैसे ही हम इस नदी को इसके सोर्स तक ट्रेस करते हैं, हम खुद को एक ऐसी दुनिया में पाते हैं जो हमारी दुनिया से बहुत अलग है। एक ऐसी दुनिया जहां सर्वाइवल रोज का स्ट्रगल था और अननोन पावर से, बिजली से, बारिश से, जंगली जानवरों से, रात को आती डरावनी आवाजों से खतरा बढ़ा था। चलिए धर्म के इस एक्सप्लोरेशन को एक ओपन माइंड से शुरू करते हैं। रिलीजन का पहला एस्पेक्ट जिसे हमें कंसिडर करना है वो है इमोशनल वाला। इमोशंस ह्यूमन एक्शन और थॉट के पावरफुल ड्राइवर्स हैं। इमेजिन करो हमारे अर्ली पूर्वज को, जो खतरों से भरी दुनिया में रहते थे। उन्हें फियर महसूस होता था जब कोई स्टॉर्म आता था, या जब कोई शिकारी जानवर, शेर, बाघ, रीछ पास में छिपा होता था। उन्हें डर महसूस होता था जब वो सूरज को उगते हुए देखते थे, जो आकाश को शानदार रंगों से रंग देता था। उन्हें ग्रीफ, दुख महसूस होता था जब कोई मर जाता था, जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इन इंटेंस फीलिंग्स को जरूर कोई आउटलेट, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। यहीं से रिलीजन की इमोशनल जड़ें दिखनी शुरू होती हैं। ये रॉ, पावरफुल इमोशंस शायद किसी ज्यादा बड़ी चीज के सेंस को फ्यूल करते थे। कुछ ऐसा जो फौरी, टैंगिबल, नजर आने वाली मूर्त दुनिया से परे हो। जब नेचर की जबरदस्त पावर का सामना होता था, एक गरजती हुई बार, भूकंप से कांपती हुई पृथ्वी, तो एक अर्ली ह्यूमन छोटापन ही तो महसूस कर सकता था। ये इनसिग्निफिकेंस का फीलिंग सेफ्टी और कंफर्ट की गहरी डिजायर के साथ मिलकर प्रोटेक्शन की सर्च की तरफ ले जा सकता था। शायद ये सुरक्षा अनसीन फोर्सेस से, अनजानी ताकतों से मांगी गई थी, जिन्हें इन पावरफुल इवेंट्स को कंट्रोल करते हुए इमेजिन किया गया था। हमारा मन अपनी वल्नरेबिलिटी में आगे बढ़ा। जॉय ने, आनंद और उल्लास ने भी अपना पार्ट निभाया। एक सक्सेसफुल शिकार का रिलीफ, एक कम्युनल फायर की गर्मी, एक बच्चे का जन्म। हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड के इन मोमेंट्स को भी एक्सप्रेशन की जरूरत थी। उन्हें ब्लेसिंग्स के तौर पर या किसी बेनेवलेंट पावर से मिलने वाले फेवर के साइंस के तौर पर इंटरप्रेट किया जा सकता था। ऐसे एक्सपीरियंसेस अनसीन के साथ इमोशनल बॉन्ड को मजबूत करते। रिलीजन इस सेंस में दिल की लैंग्वेज बन गया। इस उन्हें होप को आर्टिकुलेट करने
शुक्रगुजार होने और सौरों से कोप करने का एक तरीका दिया। इसने इमोशनल लाइफ को एक फ्रेमवर्क दिया। तो इमोशनल एस्पेक्ट फंडामेंटल है। ये हमारी कनेक्शन की ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस के सामने मीनिंग की गहरी जरूरतों की बात करता है। ये स्टार्स को देखते हुए आश्चर्यजनक भावनाएं, वंडरफुल फीलिंग्स है। ये डिस्ट्रेस के समय में शेयर्ड रिचुअल्स में मिलने वाला कंफर्ट है। कॉम्प्लेक्स थ्योरीज या इलैबोरेट प्रैक्टिसेस से पहले ये कोर ऑफ फीलिंग था। ये फीलिंग कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं, कि एग्जिस्टेंस में आंखों से जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा कुछ है। ये इमोशनल फाउंडेशन एक की है ये समझने के लिए कि रिलीजन का ह्यूमैनिटी पर इतना पावरफुल होल्ड क्यों है। इमोशनल हलचल के बाद ह्यूमन माइंड ने भिन्न भिन्न थ्योरीज बुनना शुरू किया। ये रिलीजन का दूसरा एस्पेक्ट है, थियोरेटिकल या इंटेलेक्चुअल, सैद्धांतिक या आध्यात्मिक। अर्ली ह्यूमंस सिर्फ फीलिंग वाले क्रीचर्स नहीं थे, वो थिंकर्स भी थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को तेज नजरों से ऑब्जर्व किया। उन्होंने डे और नाइट के साइकिल्स, बदलते सीजन्स, बदलते एनिमल बिहेवियर के पैटर्न्स देखे। उन्होंने नेचुरली इन फिनोमेना के लिए एक्सप्लेनेशंस ढूंढे। सन स्काई में क्यों ट्रैवल करता है, रेन कहां से आती है, ये कुछ अर्लीस्ट साइंटिफिक और शायद रिलीजियस क्वेश्चंस थे। मॉडर्न साइंस के अभाव में उनके एक्सप्लेनेशंस में अक्सर सुपरनैचुरल एजेंट्स शामिल होते थे। एक पावरफुल सन गॉड को सन के चैरियट को गाइड करते हुए इमेजिन करना आसान था, या एक रेन स्पिरिट जिसे खुश करना पड़ता था पृथ्वी पर जीवन देने वाले लाइफ गिविंग पानी भेजने के लिए। ये अपने टाइम के लिए बेवकूफी भरे आइडियाज नहीं थे। ये ह्यूमैनिटी की पहली कोशिशें थीं यूनिवर्स का एक कोहेरेंट मॉडल बनाने की। इन थ्योरीज ने एक ऐसी दुनिया में ऑर्डर का सेंस दिया जो अक्सर कायोटिक और अनप्रिडिक्टेबल, अव्यवस्थित और अप्रत्याशित लगती थी। उन्होंने अननोन पावर्स को एक नाम और एक स्टोरी देकर थोड़ा कम फ्राइटनिंग बना दिया। ये अर्ली थ्योरीज अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती थीं। वो थ्योरीज मिथ्स, लेजेंड्स और सेक्रेड नैरेटिव्स बन गई। इन स्टोरीज ने सिर्फ नेचुरल फिनोमेना ही नहीं बल्कि ट्राइब का ओरिजिन, लाइफ का मीनिंग और प्रॉपर कंडक्ट के रूल्स भी एक्सप्लेन किए। उन्होंने अर्ली रिलीजियस सिस्टम्स की इंटेलेक्चुअल बैकबोन बनाई। उन्होंने आंसर्स दिए, चाहे सिंबॉलिक ही क्यों ना हो, एग्जिस्टेंस के बड़े क्वेश्चंस के। इस थियोरेटिकल डायमेंशन ने बिलीफ्स को सॉलिडिफाई करने में, विश्वासों को स्थिर करने में मदद की। उन्हें समाज का स्ट्रक्चर और एक फ्रेमवर्क दिया जिसे कम्युनिटी में सिखाया और शेयर किया जा सके। ये इंटेलेक्चुअल एफर्ट रिलीजन के डेवलपमेंट में एक क्रूशल स्टेप था। ये प्योर इमोशन से आगे बढ़कर अंडरस्टैंडिंग का एक सिस्टम बनाने की तरफ गया। ये दुनिया को मेक सेंस करने, पैटर्न्स और पर्पस ढूंढने की एक अटेम्प्ट थी। हालांकि ये अर्ली थ्योरीज आज हमें सिंपलिस्टिक लग सकती है, ये ह्यूमन कॉग्निशन में एक मॉन्यूमेंटल लीप को रिप्रेजेंट करती हैं। वो दिखाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने गहन रहस्यों से जूझ रहे थे, अपने माइंड्स के टूल्स का इस्तेमाल करके अपने अपने मीनिंग की एक दुनिया बना रहे थे। ये इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी आज भी रिलीजियस थॉट को आकार देती है, जैसे हम विभिन्न विषयों में फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। रिलीजन का तीसरा वाइटल एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल वाला। बिलीफ्स और थ्योरीज कितने भी मजबूत क्यों ना हो, उन्हें एक्शन में एक्सप्रेशन की जरूरत होती है। यहीं पर रिचुअल, सेरेमनीज और कोड्स ऑफ कंडक्ट, अनुष्ठान, समारोह और आचार संहिता काम आते हैं। अर्ली ह्यूमंस सिर्फ सुपरनैचुरल फोर्सेस में बिलीव नहीं करते थे, वो एक्टिवली उनसे इंटरैक्ट करने की, संपर्क करने की कोशिश करते थे। अगर वो बिलीव करते थे कि कोई स्पिरिट हंट को कंट्रोल करती है, तो वो उस स्पिरिट को खुश करने के लिए रिचुअल्स, क्रियाकर्म, तंत्र मंत्र करते थे। अगर वो बिलीव करते थे कि कोई डीटी या कोई दैवीय शक्ति रेन लाती है, तो वो अच्छी हार्वेस्ट इंश्योर करने के लिए सैक्रिफाइसेस करते या प्रेयर्स करते थे। इन एक्शंस ने उनके फेथ का प्रैक्टिकल डिमेंशन बनाया। ये प्रैक्टिसेस रैंडम नहीं थे, वो अक्सर केयरफुली प्रिस्क्राइब्ड होते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए जाते थे। उनमें स्पेसिफिक चैंट्स, डांसेस, ऑफरिंग्स या एब्स्टिनेंसेस, विशिष्ट मंत्र, नृत्य, प्रसाद या संयमपूर्ण क्रियाएं शामिल हो सकती थी। इन रिचुअल्स के मल्टीपल पर्पसेस थे। उन्होंने डिवाइन पावर या सुपरनैचुरल पावर से कनेक्ट करने का एक टेंजिबल वे दिया। उन्होंने एंग्जाइटी कम करने में मदद की, लोगों को अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स पर कंट्रोल का एक सेंस देकर, चाहे वो अनिश्चयात्मक घटनाएं भ्रामक ही क्यों ना हो। सही रिचुअल परफॉर्म करके उन्हें लगता था कि वो एक फेवरेबल आउटकम इंश्योर करने के लिए अपना पार्ट कर रहे हैं। ये अपनी डेस्टिनी में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का एक तरीका था। इसके अलावा रिलीजन के इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ने सोशल कोहीजन में भी एक क्रूशल रोल निभाया। शेयर्ड रिचुअल्स और सेरेमोनीज ने एक कम्युनिटी को एक साथ लाया।
उन्होंने कॉमन वैल्यूज और बिलीफ्स को रीइंफोर्स किया, इंडिविजुअल्स के बीच बॉन्ड्स को मजबूत किया। सोचो, एक ट्राइब का हार्वेस्ट फेस्टिवल के लिए इकट्ठा होना या मृतक का सम्मान करने के लिए, पूर्वजों का ऑनर करने के लिए कोई रिचुअल करना। इन कम्युनल एक्टिविटीज ने बिलोंगिंग और शेयर्ड आइडेंटिटी का सेंस पैदा किया। कंडक्ट के रूल्स, कर्मकांडों के नियम जो अक्सर रिलीजियस टीचिंग्स से लिए जाते थे, ग्रुप के अंदर ऑर्डर और कोऑपरेशन बनाए रखने में भी मदद करते थे। फेथ का ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समुदाय के सर्वाइवल और सोशल हार्मनी के लिए एसेंशियल था। इसलिए प्रैक्टिकल डिमेंशन वो है जहां बिलीफ एवरीडे लाइफ से मिलता है। ये डूइंग के बारे में है, सिर्फ फीलिंग या थिंकिंग के बारे में नहीं। इसमें वो तरीके शामिल हैं जिनसे कम्युनिटीज वर्शिप करती हैं, वो मॉरल गाइडलाइंस जिन्हें वो फॉलो करती हैं, और वो कस्टम्स जो उनके इंटरैक्शंस को शेप करते हैं। सिंपल ऑफरिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स सेरेमोनीज तक इन प्रैक्टिसेस ने रिलीजियस एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर दिया। उन्होंने फेथ के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को, विश्वास के अमूर्त प्रत्ययों को कॉन्क्रीट और रिलेटेबल, मजबूत और विश्वसनीय बनाया। उन्होंने इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को अपने डीपेस्ट कन्विक्शंस को जीने का एक पाथवे दिया। ये प्रैक्टिकल एक्सप्रेशन दुनिया भर की रिलीजियस ट्रेडिशंस का एक कॉर्नरस्टोन बना हुआ है। सेक्शन 5, एंशिएंट इकोज, ह्यूमैनिटीज अर्लीस्ट स्ट्रगल्स। रिलीजन के उद्गम को सही मायने में समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हमें अपने अर्लीस्ट एंसेस्टर्स की दुनिया को इमेजिन करने की कोशिश करनी होगी। उनके लिए लाइफ एक कांस्टेंट मुश्किल स्ट्रगल का दौर था। हंगर, भूख अक्सर उनका साथी होता था। सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए पर्याप्त भोजन ढूंढना प्रतिदिन की चुनौती थी। अपना पेट भरना एक डेली चैलेंज था। वो जानवरों का शिकार करते थे और प्लांट्स जमा करते थे, लेकिन सक्सेस कभी गारंटीड नहीं थी। एक फेल्ड हंट का मतलब पूरे ग्रुप के लिए स्टार्वेशन, भूखे रहना हो सकता था। पेट भरने का यह अथक दबाव उनके वर्ल्ड व्यू और उनकी नीड्स को गहराई से शेप देता था। इसके अलावा डिजीज, बीमारी एक और बड़ा दुश्मन था। मॉडर्न मेडिसिन के बिना छोटी मोटी चोट या बीमारी भी प्राण घातक हो सकती थी, जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया। वो सफरिंग और डेथ को, दुखों और मौतों को रेगुलरली देखते थे, अक्सर उसके मूल कारणों को समझे बिना। इमेजिन करो वो डर और असहाय अवस्था जब कोई बच्चा बीमार पड़ता था या जब कोई महामारी कम्युनिटी में फैल जाती थी। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें अपने लिमिटेड नॉलेज से परे एक्सप्लेनेशंस और रेमेडीज ढूंढने पर मजबूर किया होगा। नेचर अपनी रॉ पावर में अक्सर इन अफ्लिक्शंस का सोर्स होती थी, और कभी कभी शायद हीलिंग का सोर्स भी। नेचुरल डिजास्टर्स भी एक कांस्टेंट थ्रेट, एक सतत खतरा थे। फ्लड्स उनके निवास स्थानों को डिस्ट्रॉय कर सकती थीं और फूड सोर्सेज को एक पल में सफाया कर सकती थीं। अर्थक्वेक्स उनके पैरों तले जमीन को शैटर कर सकते थे। सूखा, ड्राफ्ट जमीन को सुखा सकते थे, जिससे अकाल आ जाता था। अर्ली ह्यूमंस पूरी तरह से नेचर की फोर्सेस पर डिपेंडेंट थे। वो अपने एनवायरनमेंट के साथ क्लोज कनेक्शन में रहते थे, उस एनवायरनमेंट के रिदम्स और उसकी मनमानियों को ऑब्जर्व करते थे। वो समझते थे कि उनका सर्वाइवल इन पावरफुल, अक्सर अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट्स से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इस डिपेंडेंस ने रिस्पेक्ट और फियर दोनों को फॉस्टर किया। ये प्रिकेरियस एग्जिस्टेंस जो हार्डशिप और अनसर्टेनिटी से भरा था, उसी ने रिलीजियस थॉट के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाया। जब ओवरवेलमिंग चैलेंजेस, हंगर, सिकनेस, नेचर का गुस्सा का सामना करना पड़ता था, तो ह्यूमंस अपनी लिमिटेशंस को एक्यूटली महसूस करते होंगे। ये पावरलेसनेस का सेंस, सर्वाइव करने और अपनी वर्ल्ड को मेक सेंस करने की डिजायर के साथ मिलकर शायद उन्हें अपने से बड़ी फोर्सेस में बिलीव करने की तरफ धकेलता था। फोर्सेस जो शायद इन इवेंट्स को कंट्रोल करती हों और शायद जिन्हें इन्फ्लुएंस या शांत किया जा सके। स्ट्रगल खुद ही मटेरियल से परे कुछ सीख करने का एक कैटलिस्ट बन गया। Section 6, Cave Dwellings and Open Skies, A Life of Peril and Awe। अर्ली ह्यूमंस की डेली लाइफ उनके सराउंडिंग से गहराई से जुड़ी हुई थी। कई लोग केव्स में शेल्टर लेते थे, जो हार्श वेदर और प्रेडेटर्स से प्रोटेक्शन देते थे। ये केव्स सिर्फ होम्स नहीं थे, वो कभी कभी सेक्रेड स्पेसेस बन जाते थे। इन गहरी डार्क रिसेसेस के अंदर अर्ली आर्टिस्ट ने एनिमल्स और हंटिंग सीन्स की मैग्निफिसेंट इमेजेस पेंट की। ये पेंटिंग्स शायद रिचुअल्स का पार्ट रही होंगी। शायद उनका इरादा हंट में सक्सेस इंश्योर करना या एनिमल्स के स्पिरिट्स को ऑनर करना था। केव्स में लाइफ बिल्कुल एज पर जी जाती थी। हंटिंग एक सेंट्रल एक्टिविटी थी, सर्वाइवल के लिए एसेंशियल। ये एक डेंजरस काम था जिसके लिए करेज, स्किल और कोऑपरेशन की जरूरत थी। हंटर्स को फॉर्मिडेबल बीस्ट्स का सामना करना पड़ता था और इंजरी या डेथ का कांस्टेंट रिस्क रहता था। हंट की सक्सेस का मतलब फूड और लाइफ था। फेलियर का मतलब हंगर और डिस्पेयर।
हंटिंग पर इस इंटेंस फोकस ने शायद उनके अर्ली बिलीव्स को इन्फ्लुएंस किया होगा। वो शायद एनिमल स्पिरिट्स को रिवियर करते होंगे, ये बिलीव करते हुए कि ये स्पिरिट्स गेम की अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। हंट से पहले और बाद में रिचुअल्स कॉमन रहे होंगे, फेवर मांगने और थैंक्स देने के लिए। फूड और शेल्टर की फौरी चिंताओं से परे ट्राइबल डायनामिक्स थे। अर्ली ह्यूमंस छोटे ग्रुप्स या ट्राइब्स में रहते थे। ट्राइब के अंदर कोऑपरेशन प्रेडेटर्स और राइवल ग्रुप्स से डिफेंस के लिए वाइटल था। हालांकि ट्राइब्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होता था, शायद रिसोर्सेज या टेरिटरी को लेकर। डोमिनेंस और सर्वाइवल के इन स्ट्रगल्स ने उनके सोशल स्ट्रक्चर्स और बिलीफ सिस्टम्स को और शेप किया होगा। शायद वो इन कॉन्फ्लिक्ट्स में सुपरनैचुरल एड मांगते थे, किसी ट्राइबल डीटी से विक्ट्री और अपने एनिमीज से प्रोटेक्शन के लिए प्रे करते थे। लीडर्स भी शायद रिलीजियस फिगर्स रहे होंगे। लाइफ पेरिल और ऑ के धागों से बुना एक टेपेस्ट्री था। ओपन स्काइज की विशालता, रात में स्टार्स का मिस्ट्री, एक थंडरस्टॉर्म की पावर, इन सब ने उन्हें वंडर से भर दिया होगा। बदलते सीजन्स, नेचर में बर्थ और डेथ का साइकिल, ये सब ऑब्जर्व किया जाता था। इस एनवायरनमेंट में यह देखना इजी है कि अनसीन फोर्सेस में बिलीफ कैसे जड़ पकड़ सकता था। वो एक ऐसी वर्ल्ड में अपनी प्लेस समझने की कोशिश कर रहे थे जो ब्यूटीफुल भी थी और टेरिफाइंग भी। उनके एक्सपीरियंसेस, एक केव के शेल्टर से लेकर हंट के डेंजर्स तक, ने उनके अर्लीस्ट स्पिरिचुअल इंक्लिनेशंस को शेप किया। Section 7. The unseen becomes seen birth of supernatural beliefs. Supernatural powers में बिलीफ असल में शुरू कैसे हुआ? ये शायद कई फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से बाराचा। एक की एलिमेंट था ह्यूमन टेंडेंसी हर जगह एजेंसी देखने की। जब एक ब्रांच पेड़ से गिरी तो वो सिर्फ विंड नहीं थी, शायद किसी अनसीन स्पिरिट ने उसे पुश किया। जब लाइटनिंग गिरी तो वो सिर्फ एक नेचुरल डिस्चार्ज नहीं था, शायद कोई स्काई गॉड एंग्री था। इस तरह की थिंकिंग इवेंट्स को कॉन्शियस बीइंग से एट्रीब्यूट करना एक नेचुरल ह्यूमन ट्रेट है। इसू ने हमारे एंसेस्टर्स को एक कॉम्प्लेक्स और अक्सर अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड को मेक सेंस करने में हेल्प की, उसकी फोर्सेस को पर्सनलाइज करके। लाइफ और डेथ के मिस्ट्रीज ने भी एक सिग्निफिकेंट रोल निभाया। क्या होता है जब कोई मरता है, उनकी लाइफ फोर्स कहाँ जाती है? ड्रीम्स भी जरूर पजलिंग रहे होंगे। ड्रीम्स में उन्होंने शायद डिसीज्ड रिलेटिव्स को देखा होगा और उनसे इंटरैक्ट किया होगा। इससे आफ्टर लाइफ या एक स्पिरिट वर्ल्ड में बिलीफ पैदा हो सकता था। यह आइडिया कि एक पर्सन का पार्ट डेथ के बाद भी एग्जिस्ट करता है एक बहुत एंशिएंट आइडिया है। स्पिरिट्स में यह बिलीफ एंसेस्टर्स के, नेचर के, एनिमल्स के अर्ली एनिमिज्म का बेसिस बना, जहां एंटायर वर्ल्ड को अलाइव और स्पिरिचुअल एसेंस से इम्ब्यूड देखा जाता था। जैसे जैसे ये बिलीफ्स डेवलप हुए वैसे वैसे इन अनसीन पावर से इंटरैक्ट करने की डिजायर भी बढ़ी। अगर स्पिरिट्स हार्म पहुंचा सकते थे तो शायद उन्हें अपीज या हेल्प के लिए परसुएड भी किया जा सकता था। इससे वर्शिप की बिगिनिंग्स हुई। वर्शिप के अर्ली फॉर्म शायद बहुत सिंपल थे, किसी सेक्रेड स्पॉट पर फूड या प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स के ऑफरिंग्स छोड़ना। चांटिंग, डांसिंग या स्पेसिफिक जेस्चर्स करना भी स्पिरिट वर्ल्ड से कम्युनिकेट करने के तरीके हो सकते थे। ये एक्शंस फियर, होप और अपने सर्कमस्टांसेस पर कुछ कंट्रोल की डिजायर के मिक्सचर से पैदा हुए थे। इन बिलीफ्स का डेवलपमेंट कोई सडन इवेंट नहीं था, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में इवॉल्व हुआ। डिफरेंट कल्चर्स ने डिफरेंट काइंड्स के सुपरनैचुरल बिलीफ्स डेवलप किए जो उनके यूनिक एनवायरनमेंट्स और एक्सपीरियंसेस को रिफ्लेक्ट करते थे। कुछ ने शायद सन गॉड की वर्शिप की होगी, दूसरों ने मून गॉडेस की, या माउंटेन्स और रिवर्स में रहने वाले स्पिरिट्स की। जो कॉमन था वो ये अंडरलाइंग सेंस था कि रियलिटी में उससे कहीं ज्यादा है जो डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अनसीन, सुपरनैचुरल की तरफ ये खुलना ह्यूमन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक पिवटल मोमेंट था। सेक्शन 8 इन ऑ एंड नीड एम्ब्रेसिंग द सुपरनैचुरल। नेचर की माइट के सामने ह्यूमन हेल्पलेसनेस एक पावरफुल कैटलिस्ट थी। इमेजिन करो एक अर्थक्वेक का टेरर, एक फ्लड की डेवस्टेशन या एक प्रोलॉन्ग्ड ड्राउट का स्लो डिस्पेयर। ऐसे मोमेंट्स में ह्यूमन स्ट्रेंथ और इंजेन्युटी अक्सर इनसफिशिएंट साबित होती थी। छोटा और वल्नरेबल महसूस करना नेचुरल था। इनएडिक्वेसी का ये प्रोफाउंड सेंस लोगों को उन पावर से हेल्प सीख करने पर मजबूर कर सकता था जिन्हें वो खुद से ग्रेटर परसीव करते थे। सुपरनैचुरल ने ओवरवेलमिंग इवेंट्स के लिए एक एक्सप्लेनेशन ऑफर किया और क्रूशली उन्हें इन्फ्लुएंस करने का एक पोटेंशियल मींस भी। ये डिपेंडेंस नेसेसिटी से पैदा हुई थी। डिपेंडेंस का ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ डीपली इंटरट्वाइंड था। फियर, जैसा हमने डिस्कस किया, एक प्राइमरी ड्राइवर था, लेकिन ऑव भी था। एक सनसेट की ब्यूटी, एक टावरिंग माउंटेन की मैजेस्टी, बर्थ का मिरेकल, ये एक्सपीरियंसेस वंडर और रेवरेंस का प्रोफाउंड सेंस जगा सकते थे। ये ऑ आसानी से डिवाइन क्रिएटर्स
या ऐसे मार्वल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल पावरफुल स्पिरिट्स में बिलीफ में ट्रांसलेट हो सकता था। इन एक्सपीरियंसेस की इमोशनल इंटेंसिटी ने ह्यूमन साइकी में डीप पैथवेज कार्व किए, जिससे सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस इंट्यूटिवली राइट और डीपली रेजोनेंट लगने लगे। इंटेलेक्चुअल इमेच्योरिटी अर्ली ह्यूमन सोसाइटीज के कॉन्टेक्स्ट में ने भी एक पार्ट प्ले किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एंसेस्टर्स अनइंटेलिजेंट थे, फार फ्रॉम इट, वो इनक्रेडिबली रिसोर्सफुल और ऑब्जर्वेंट थे। हालांकि उनके पास साइंटिफिक नॉलेज का वो वास्ट एक्यूमुलेशन नहीं था जो हम आज पोजेस करते हैं। नेचुरल वर्ल्ड में कॉज और इफेक्ट की उनकी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड थी। देयरफॉर इलनेस, स्टॉर्म्स या गुड फॉर्चून जैसे इवेंट्स के लिए सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस उनके नॉलेज के फ्रेमवर्क में लॉजिकल थे। ऐसी चीजों को स्पिरिट्स या गॉड्स से एट्रीब्यूट करना उनके लिए एक रैशनल स्टेप था। तो सुपरनैचुरल को एम्ब्रेस करना वीकनेस का साइन नहीं था, बल्कि एक चैलेंजिंग वर्ल्ड के लिए ह्यूमन रिस्पॉन्स था। ये अंडरस्टैंड करने, कोप करने और मीनिंग फाइंड करने की डीप नीड से निकला था। इमोशनल इंटेंसिटी का कॉम्बिनेशन, द फियर ऑफ द अननोन, द ऑ ऑफ द मैग्निफिसेंट और वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए उनके इंटेलेक्चुअल टूलकिट की लिमिट्स ने रिलीजियस बिलीफ के फ्लरिश होने के कंडीशंस क्रिएट किए। ये लाइफ की अनसर्टनिटीज को नेविगेट करने, कंफर्ट फाइंड करने और उस वास्ट मिस्टीरियस यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने का एक तरीका था जिसमें वो खुद को पाते थे। सेक्शन 9, कंक्लूजन, द एवर इवॉल्विंग स्टोरी ऑफ फेथ। समरी में रिलीजन का ओरिजिन और डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड स्टोरी है। ये एक जर्नी है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अर्लीस्ट डेज में शुरू हुई। ये हमारे डीपेस्ट इमोशंस, फियर, ऑ, लव और सॉरो से बॉर्न हुई थी। जब नेचर की रॉ पावर और लाइफ की अनसर्टनिटीज का सामना करना पड़ा तो हमारे एंसेस्टर्स ने कंफर्ट और एक्सप्लेनेशन ढूंढा। इस इमोशनल वेलस्प्रिंग ने मटेरियल वर्ल्ड से परे देखने, खुद से कुछ ग्रेटर सेंस करने का इनिशियल इम्पेटस दिया। ये अर्ली फेथ का हार्ट था। फिर माइंड की क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आई। अर्ली ह्यूमंस थिंकर्स थे, ऑब्जर्वर्स थे। उन्होंने नेचर के साइकिल्स, लाइफ और डेथ के मिस्टरीज को मेक सेंस करने की कोशिश की। उनकी थ्योरीज, जो अक्सर नेचुरल फोर्सेस को पर्सनिफाई करती थीं या स्पिरिट वर्ल्ड्स को इमेजिन करती थीं, एक कोहेरेंट वर्ल्ड व्यू बिल्ड करने की फर्स्ट अटेम्प्ट्स थीं। इन नैरेटिव्स और एक्सप्लेनेशंस ने रिलीजन का थियोरेटिकल फाउंडेशन बनाया। उन्होंने एग्जिस्टेंस और उसमें ह्यूमैनिटी की प्लेस को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया। ये इंटेलेक्चुअल एंडेवर बिलीफ सिस्टम्स को शेप करने में एक क्रूशल स्टेप था। फाइनली इन बिलीफ्स और फीलिंग्स को प्रैक्टिकल एक्शंस में एक्सप्रेशन मिला। रिचुअल्स, सेरेमनीज, ऑफरिंग्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट इमर्ज हुए। इन प्रैक्टिसेस ने परसीव्ड सुपरनैचुरल रेल्म से कनेक्ट करने के टैंजिबल वेज प्रोवाइड किए। उन्होंने एंग्जाइटीज को अलीविएट करने, सोशल कोहीजन को फॉस्टर करने और लाइफ को स्ट्रक्चर देने में हेल्प की। रिलीजन का प्रैक्टिकल डिमेंशन वो है जहां फेथ एक लिव्ड रियलिटी बन गया, कम्युनिटीज को शेप करते हुए और बिहेवियर को गाइड करते हुए। हंटर की प्रेयर फॉर सक्सेस से लेकर कम्युनल हार्वेस्ट फेस्टिवल्स तक, इन एक्शंस ने सोसाइटी में रिलीजन के रोल को सॉलिडिफाई किया। रिलीजन की जर्नी उसके नेसेंट स्टेजेस से, जब अर्ली ह्यूमंस हंगर, डिजीज और नेचर की ऑसम पावर से ग्रैपल कर रहे थे, हमारी एंड्यूरिंग सर्च फॉर मीनिंग का टेस्टमेंट है। केव्स में लाइफ, हंट के चैलेंजेस और ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स सबने वल्नरेबिलिटी के सेंस और समथिंग मोर की नीड में कंट्रीब्यूट किया। सुपरनैचुरल पावर्स में बिलीफ, हेल्पलेसनेस और होप, इमोशनल इंटेंसिटी और इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन के इस इंटरप्ले से पैदा हुआ। रिलीजन एग्जिस्टेंस के मिस्ट्रीज को नेविगेट करने के एक तरीके के तौर पर इवॉल्व हुआ और ये इवॉल्व होता जा रहा है, ह्यूमैनिटी की ऑनगोइंग क्वेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हुए।